जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको बेटा? यस सर। जी सर। जी ठीक है। हाँ जी बेटा, तो कल क्या पढ़ रहे थे हम, थोड़ा बताएंगे मुझे? रेडिएशन पैटर्न स्टार्ट किया था हमने। आवाज काफी कम आ रही बेटा, क्या पढ़ा था कल हमने? रेडिएशन पैटर्न पढ़ा था सर। ठीक है, रेडिएशन पैटर्न के बारे में पढ़ा था, और पोलराइजेशन हमने परसों देखा था, राइट? ऐसे ही है। और रेडिएशन पैटर्न से जो मज़ीद डिफरेंट पैरामीटर्स हम एवेल्युएट कर सकते हैं, जिस तरह बीम विड्थ था, जिस तरह से हमारा बीम की डायरेक्शन थी, हमारा साइड लोब लेवल, बैक लोब लेवल, मेन बीम, ये सारी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की थी। ठीक है, आज हम ये देखेंगे, आज हम कुछ और पैरामीटर्स को देखेंगे। और सबसे पहले जो हमारे पास सामने हमारी चीज़ है वो है एंटेना के फील्ड जोन्स। ठीक है, और इसमें अगर आप ये देखें तो मेनली जो एंटेना के अराउंड अगर आप फील्ड को ऑब्जर्व करें तो देर आर टू रीजन्स, बिहेवियर वाइज, यानी फील्ड का जो बिहेवियर है उसके हवाले से देर आर टू रीजन्स। वन इज कॉल्ड अ नियर फील्ड रीजन, जिसको फ्रेनल जोन भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास कहलाता है फार फील्ड रीजन, जिसको फ्रॉनहोफर जोन भी कहते हैं। ठीक है, कई किताबों में जो नियर फील्ड रीजन है इसको आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, जिसमें से एक होता है रिएक्टिव या नॉन रेडिएटिंग नियर फील्ड रीजन, और दूसरा होता है रेडिएटिंग नियर फील्ड रीजन। ठीक है, और जो तीसरा रीजन है फार फील्ड का, दैट इज ऑलवेज अ रेडिएटिंग रीजन। ठीक है, उसमें एनर्जी हमेशा से रेडिएट कर रही होती है। ठीक है, जो बाउंड्री है बिटवीन दीज टू रीजन्स, यानी जो नियर फील्ड और फार फील्ड के दरमियान की जो बाउंड्री है वो लाई करती है इस वैल्यू के ऊपर जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, विच इज दिस R 2L स्क्वायर ओवर लैम्डा। इसका मतलब ये है कि इफ यू हैव एन एंटेना ओवर हियर, ठीक है, एंड इफ यू स्टार्ट मूविंग अवे, ठीक है, तो देयर वुड बी सम वैल्यू ऑफ R जो कि इस फॉर्मूला से आती है, जिसके बाहर बाहर यू विल हैव
फार फील्ड और इसके अंदर अंदर यू विल हैव नियर फील्ड। ठीक है, तो फार फील्ड रीजन एंड नियर फील्ड रीजन। सही है। अब ये आगे मैंने आपको बताया कि ये रेडिएटिंग और नॉन रेडिएटिंग रीजन्स में डिवाइडेड होता है, लेकिन हम ब्रॉडली इन दो रीजन्स को देखेंगे। ठीक है। अब ये जो रीजन है फार फील्ड का, आपके सामने अगर आप देखिए तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन टू की पैरामीटर्स। एल इज द लेंथ ऑफ द एंटेना, और लेंथ से मुराद ये है कि दिस इज लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट डायमेंशन। से फॉर एग्जांपल यू हैव एन एंटेना व्हिच इज अ डिश एंटेना, एंड वो जो मैं कल टीपी लिंक वाले की आपको एग्जांपल दे रहा था, और उसमें जो रिफ्लेक्टर है वो कुछ इस तरह की शेप का है। ठीक है। नाउ अगर आप इस डायमेंशन को देखें और इस डायमेंशन को देखें तो दिस वन इज द लार्जर डायमेंशन। ठीक है। तो इफ यू विल कैलकुलेट योर फार फील्ड कि कितनी दूर है, तो यू विल यूज द लार्जेस्ट डायमेंशन। ठीक है, इस डायमेंशन को आप इस्तेमाल करेंगे, यू विल नॉट यूज दिस डायमेंशन। एंड lambda is the frequency of the operation. Now higher is the frequency, smaller is the wavelength, and also जो फार फील्ड का रीजन है दैट इज अवे फ्रॉम द एंटेना या नियर टू द एंटेना, किस तरह से है? ठीक है। एंड इफ यू हैव अ लार्जर साइज, जितना बड़ा एंटेना होगा, वुड यू हैव फार फील्ड नियर और अवे? फार फील्ड अवे होगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो इस फील्ड का जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आगे जाके देखते हैं, और एंड में हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बिहेवियर देख लेते हैं। हमें ये बात पता है कि एक एंटेना से दो तरह की फील्ड्स निकल रही हैं। वी हैव ई फील्ड एंड वी हैव एच फील्ड। ठीक है, अब हम बिहेवियर देखते हैं। व्हाट इज सेइंग इज कि जब हम नियर फील्ड के अंदर हैं, तो आगे फर्दर ई फील्ड के अगर आप रेडिएशन पैटर्न देखें, ठीक है, तो ई फील्ड का ये कंपोनेंट है। ठीक है, दिस वन। तो व्हाट इज सेइंग इज कि जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है ई फील्ड का, वो सिग्निफिकेंट है, एंड पावर फ्लो इज नॉट एंटायरली रेडियल। ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे कि जब हम डाइपोल्स को स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ई फील्ड के हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं। मसलन वी हैव, अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो वी हैव आर, थीटा एंड फाई। ठीक है। इफ द डाइपोल इज लाइंग अराउंड लाइक दिस, करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वी वुड नो कि मैग्नेटिक फील्ड ने हमेशा इसको सर्कुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन इज फाई, तो वी ऑलवेज हैव एच फाई। ठीक है, एज फार एज द डाइपोल इज अलोंग जेड एक्सिस, तो वी विल हैव ऑलवेज एच फाई। जो जहां तक ई फील्ड की बात है, वी विल हैव टू कंपोनेंट्स, ई आर एंड ई थीटा। ठीक है। अब आप देखेंगे थीटा इस डायरेक्शन में वेरी करता है, तो दिस डायरेक्शन ई थीटा क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, और आउटसाइड द एंटेना इस डायरेक्शन में जहां पे रेडियस जा रहा है, यू हैव ई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रेडियल डायरेक्शन। तो वो आपको ये कह रहा है कि नियर फील्ड रीजन में जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट होता है, यानी इन दो कंपोनेंट्स को अगर कंपेयर करें, तो जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है दैट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और जो पावर फ्लो है दैट इज नॉट एंटायरली रेडियल, जिसका मतलब ये हुआ कि इफ़ यू मूव अराउंड द एंटेना, जिस तरह डाइपोल का पैटर्न कल आपने देखा ओमनी डायरेक्शनल है, तो इफ़ यू मूव अराउंड द एंटेना, आपको इक्वल पावर नहीं मिलेगी एट ऑल डायरेक्शन, इट वुड बी वेरी रैंडम। ठीक है। ऑल्सो जो पैटर्न की शेप है दैट इज डिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, विच मेक सेंस, क्योंकि पावर फ्लो जो है दैट इज नॉट इंटायरली रेडियल, और पावर फ्लो जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मुख्तलिफ है। ठीक है। तो एज एज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द एंटेना,
if you measure very close to the antenna, you will have a different pattern. If you move a little farther, तो you'll have a different pattern. और आहिस्ता आहिस्ता आगे जैसे जैसे आप रेडियस इंक्रीज करता जाएगा आपका, तो आपका पैटर्न की शेप चेंज होती रहेगी। फार फील्ड में क्या है? फील्ड कंपोनेंट्स आर ट्रांसफर्स टू द रेडियल डायरेक्शन, जिसका मतलब ये है कि इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, तो जो फील्ड कंपोनेंट्स हैं वो ट्रांसफर्स हैं इसके, मतलब हमारे पास अगर यहाँ पे H है तो यहाँ पे E है, अगर यहाँ पे E है तो यहाँ पे H है, दोनों के दोनों जो रेडियल डायरेक्शन है या जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है उससे परपेंडिकुलर हैं या उसके ट्रांसफर्स हैं, ठीक है। ऑल द पावर इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। एंटेना की जो मेन पावर है दैट इज कमिंग आउट ऑफ द एंटेना नाउ, एंड इट इज रेडियली कमिंग आउट, मतलब ये कि उसकी मेन पावर की जो डिग्रेडेशन की या पावर के जो कम होने की डायरेक्शन है वो है ये रेडियस। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। शेप ऑफ द पैटर्न इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू आर इन द फार फील्ड, अगर आप फार फील्ड की बिल्कुल बाउंड्री पे मौजूद हैं तो भी पैटर्न की वही शेप होगी। अगर आप 2 टाइम्स अवे चले जाते हैं तो भी वही शेप होगी, 3 टाइम्स अवे चले जाते हैं तो भी शेप वही होगी, रिसीव पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, ठीक है, लेकिन रेडिएशन पैटर्न की शेप सेम होगी। इसको देख के मुझे ये बताइए, से फॉर एग्जांपल यू हैव डिजाइंड एन एंटेना, ठीक है, फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, दिस इज द ट्रांसमीटर एंड दिस इज द रिसीवर। तो इन ऑर्डर टू बी श्योर कि आपको यहाँ पे इनका सिग्नल आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा, आपका क्या ख्याल है कि आपको एंटेना नियर फील्ड के अंदर लगाना चाहिए या फार फील्ड में लगाना चाहिए? इफ दिस इज फार फील्ड एंड दिस इज नियर फील्ड, तो आपका क्या ख्याल है कि आपका एंटेना यहाँ पे होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन? जी जनाब, क्या ख्याल है आपका? सिर्फ फार फील्ड में रखेंगे। जी, अगर फार फील्ड में रखें तो हमें क्या फायदा होगा? सिर्फ पावर कम होगी लेकिन रेडियली आउटवर्ड होगा एक तो, और शेप भी सेम रहेगी उसकी, भले ठीक से है, आप डिस्टेंस इंक्रीज करें तो। जी बिल्कुल सही बात है। अगर हम फार फील्ड में रखेंगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि हमारे लिए हमारा रेडिएशन पैटर्न प्रिडिक्टेबल होगा। हमें इस बात का डर नहीं होगा कि हम अगर थोड़ा बहुत मूव करते हैं इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन तो वी वोंट बी सरप्राइज्ड कि पैटर्न की क्या शेप है, या हमें इस बात से घबराना नहीं पड़ेगा कि क्या हमें पावर रिसीव होगी या नहीं होगी। इसका मैं एक और तरीके से आपको समझाने रेडिएशन पैटर्न कुछ इस तरह से है, ठीक है, एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। नाउ से फॉर एग्जांपल if I am standing at phi is equal to 10 degrees, would I get any reception or not? ये phi is equal to 0 degrees है, तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ phi is equal to 10 पे, would I get any reception or not? नहीं होगी फिर रिसेप्शन। बेटा इसको देखें, ये मेरा ट्रांसमिटिंग एंटेना है, ठीक है, दिस इज phi is equal to 0
If I'm standing at phi is equal to 0, will I get any reception or not? होगी सर रिसेप्शन। ठीक है, phi is equal to 10, would I get any reception? $180, would I get any reception or not? सर होगी क्योंकि ओमनी डायरेक्शन है। ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल है, लेकिन ये जो मेरे पास पैटर्न आया है ये मेरे पास फार फील्ड का पैटर्न है। ठीक है, अगर मैं नियर फील्ड में इसी एंटेना का पैटर्न मेजर करता हूं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसकी यही शेप हो सकता है कि वो कुछ ऐसे करके हो। ठीक है, हो सकता है। तो अब आप ये देखिए कि अगर मैं फार फील्ड में मौजूद हूं तो आई एम श्योर ऑफ गेटिंग रिसेप्शन एट ऑल ऑफ दीज एंगल्स, लेकिन अगर मैं नियर फील्ड में मौजूद हूं तो आई एम नॉट श्योर ऑफ गेटिंग रिसेप्शन एट ऑल ऑफ दीज एंगल्स। हाँ या नहीं? जी सर। ठीक हो गया ना? तो इन ऑर्डर टू अचीव रिलायबिलिटी वी ऑलवेज फाइंड आउट कि एंटेना का पैटर्न फार फील्ड में क्या है। ठीक है, और फिर हम उसी पैटर्न को बेंचमार्क करते हुए अपना कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको प्लान करते हैं। ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर इससे जो पिछला वाला आपने दिखाया था वो नियर फील्ड के लिए था, जो बिल्कुल ओरिजिनल डायग्राम थी। सर ये इससे भी पिछला नहीं सर। कौन से बेटा? सर ये जो आप ड्रॉ करे थे सर वो वाली नहीं बेटा, ये भी फार फील्ड में था बेटा, ये भी सर। फार फील्ड था। ये सिर्फ मैंने, यानी क्योंकि मैं 3D ड्रॉ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था तो ये मैंने ये देखें, ये आपके सामने जो फिगर ऑफ 8 है। यस सर यस सर। हाँ, तो मैंने इसको ड्रॉ करने की कोशिश की थी, और वो जो ये लाइन सी ऐसे यहाँ से शो की हुई, इट इज टू शो कि ये 3D में ऐसे पूरा एक डोनट सा बना हुआ है। ठीक है, यस सर थैंक यू। ओके। अच्छा जनाब, अगली चीज जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड बीम एरिया या बीम सॉलिड एंगल। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेडिएशन पैटर्न आ गया, फॉर एग्जांपल ये रेडिएशन पैटर्न आ गया। ठीक है, अब हम आगे इससे ये डिटरमिन करना चाहते हैं, हमारे पास 3 dB बीम विड्थ भी आ गई। ठीक है, इन वन डायरेक्शन। इस रेडिएशन पैटर्न से हम ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि ये कितने एरिया को कवर कर रहा है अराउंड द एंटेना इन स्पेस। ठीक है, तो उसके लिए वी डिफाइन अ टर्म विच इज कॉल्ड बीम एरिया। ठीक है, विच वुड बी द एरिया ऑफ टोटल बीम। ठीक है, and in order to reach to that beam area we define something which is called beam solid angle। ठीक है, ओके। जो सॉलिड एंगल है इसमें और नॉर्मल एंगल में ये फर्क है कि जो सॉलिड एंगल है दिस इज अ 2 डायमेंशनल एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल इज अ 2 डायमेंशनल एंगल as opposed to a simple angle which is a 1 डायमेंशनल एंगल। ठीक है, ये जो 2 डायमेंशनल एंगल है इसकी क्या इफादियत है? Say for example I am interested to determine area of a sphere। ठीक है, एरिया ऑफ स्फीयर किसी को जुबानी याद है कि क्या होता है? एरिया ऑफ स्फीयर किसी को जुबानी याद है कि क्या होता है? 4/r²। 4/r²। ओके, वेरी गुड। क्या आप इसके पीछे ये 4πr² क्यों होता है, कभी आपने ये चीज डिटरमिन की है? अपने मैथ्स के किसी कोर्स में इंटीग्रेशन आप कर रहे हो प्रॉबेबली।
इंटीग्रेशन क्या होती है जनाब? कौन बताएगा इंटीग्रेशन क्या होती है? एरिया अंडर द कर्व। वेरी गुड। इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व। चलो वेरी गुड। ओके ये मैंने आपके सामने क्या ड्रॉ किया है? क्या ड्रॉ किया है? Spherical coordinate. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेरी गुड। अच्छा जी, अगर मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट डिफाइन करना है तो इफ यू रिमेंबर मैं उसमें क्या करता हूँ, आई से डी आर ए आर आर थीटा फाई करना है ना, सॉरी आर साइन थीटा डी थीटा प्लस रो डी फाई ए फाई। ये याद है किसी को? ये मैं आपसे सवालात इस वजह से पूछ रहा हूँ कि से फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्फीयर, ठीक है, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू डिटरमिन कि इसका सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि व्हाट इज द टोटल एरिया। आपने कहा ना कि एरिया क्या है, इंटीग्रेशन है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो इफ आई हैव एन इक्वेशन ऑफ द कर्व, जब मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ऐसी बात ही है ना? जी सर। सही हो गया। ओके, नाउ आई वांट टू डिटरमिन कि इस स्फीयर में जो एरिया है वो किस किस डायमेंशन में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है, किसी भी स्फीयर का जो आर है वो कांस्टेंट होता है? यस सर। ओके वेरी गुड। इसका मतलब है कि ये चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तीन कोऑर्डिनेट्स है ना, आर थीटा और फाई, तो इसका मतलब है कि आर तो चेंज नहीं कर रहा, जो बाकी दो चीजें हैं मसलन फाई डायरेक्शन और थीटा डायरेक्शन ये दोनों चेंज कर रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, आई से आर साइन थीटा डी थीटा एंड रो डी फाई। पता नहीं मैं सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास दो इंटीग्रल आ गए कि नहीं। और थीटा की लिमिट क्या होती है मेरे पास, 0 से लेके पाई तक, और फाई की लिमिट होती है मेरे पास 0 से लेके 2 पाई तक। ऐसे ही है? यस सर। अच्छा जी, सॉरी, ये आर साइन थीटा नहीं है, ये है आर डी थीटा, और जो रो है दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास बनता है आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। आर स्क्वेयर बाहर आ जाता है, डी फाई को अगर आप इंटीग्रेट करें तो उससे 2 पाई आ जाता है, एंड आई एम लेफ्ट विथ साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई तक, ठीक है। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो दिस बिकम्स कॉस थीटा 0 से लेके पाई तक, और ये 2 के इक्वल बन जाता है, तो आई गेट 4 पाई आर स्क्वेयर। दिस इज दी ओके। ये थोड़ा बहुत याद है आपको? पढ़ के याद आ रहा है? आपने मैथ्स में काफी दफा किया होगा प्रोबेबली। जी सर, शुक्रिया सर दोबारा रिपीट करने के लिए। ओके ठीक है, तो ये आप लोगों ने पहले किया हुआ होगा।
अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जब मैं एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास एरिया डिटरमिन करने के लिए मैंने कितने एंगल्स को इस्तेमाल किया है? एक एंगल को इस्तेमाल किया या दो एंगल्स को इस्तेमाल किया? थीटा और फाई दोनों को यूज किया है। दोनों को इस्तेमाल किया, ठीक दो है। थे सर। ठीक है, अगर इस स्फीयर को मैं देखूं और मैं इसमें से कोई थोड़ा सा एक चंक उठा लूं इसकी सरफेस के ऊपर, तो नाउ इफ यू लुक एट इट, इसको अगर मैं सेंटर से थीटा की डायमेंशन में देखूं तो आई हैव चेंज इन थीटा विच इज डी थीटा। अगर मैं फाई की डायमेंशन में देखूं तो आई हैव चेंज इन फाई विच इज डी फाई। ऐसी बात ही है ना, अगर मैं थोड़ा सा ये चंक उठा लूं, और जो टोटल एरिया बन रहा है यहाँ पे वो क्या है, इन छोटे छोटे पीसेस का सारों का समेशन है, राइट? ऐसे ही है ना, जी सर। में मुख्तलिफ डी थीटाज हैं और डी फाइज हैं, राइट? ऐसे ही है ना, लेकिन हर चंक के पीछे डी थीटा और डी फाई दोनों मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो डी थीटा और डी फाई का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल विच इज एक्चुअली अ टू डायमेंशनल एंगल। बात समझे या नहीं समझे? एंड नॉर्मली दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी थीटा एंड डी फाई, ठीक है। इनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं डी थीटा और डी फाई के, डायरेक्टली आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो जाते। लेकिन अ, अब आप मुझे ये बताइए कि say for example I have now say for example, अगर आप थोड़ा सा मुझे बता सकें, say for example I have this beam, ठीक है, एंड आई वांट टू डिटरमिन कि इस बीम का टोटल एरिया क्या है। तो फॉलोइंग द सेम अप्रोच जो कि मैंने अभी आपको स्फीयर के लिए बताई है, आप इसका टोटल एरिया अगर डिटरमिन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? चलिए ये बता दें। जी जनाब। जी बच्चों, मैं इंतजार कर रहा हूँ, बताएं। कैन यू टेल मी हाउ टू कैलकुलेट इट, बीम एरिया? सर यूजिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, इस तरह आपने बताया। मैं किसी जी जी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स तो यूज करेंगे। मैंने क्या बताया, किस तरह से बीम एरिया, मैंने स्फीयर का बीम एरिया कैसे कैलकुलेट किया? थीटा और फाई को यूज करते हुए किया है। थीटा और फाई को यूज करते हुए किया है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल जो मैंने आपको बताया उसका क्या मतलब था? सर वो यही था कि हम किसी दो एंगल को यूज करते हुए अगर कोई कंपटीशन कर रहा है। देखें, से फॉर एग्जांपल आई डिफाइन अ स्मॉल पैच ओवर हियर, ठीक है, और इसको मैं सेंटर के साथ रिलेट करता हूं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये वाला जो चेंज इन एंगल है ये क्या है? डी फाई। थीटा। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं डी थीटा और कितने लोग कह रहे हैं फाई? डी थीटा। ये डी थीटा है बेटा, ठीक है, ओके। चलें डी फाई, अब आई डो नॉट नो, एक तो ये 3D को विजुअलाइज करना बड़ा मुश्किल काम होता है।
चले अब मैं कहता हूँ इसके ऊपर से ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे कोन अलहदा बना लेते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आई सेलेक्टेड अ पैच ओवर हियर। अब मुझे बताइए कि ये वाला जो है ये क्या है, डी थीटा है या डी फाई है, या चले ये वाला बता दीजिए क्या है, डी थीटा है या डी फाई है, क्या है? सर डी थीटा है ऊपर और नीचे दोनों। बेटा इस सर्कल को देखे ना बच्चे, ये चीज क्या होती है, इज इट चेंज इन फाई या इट इज चेंज इन थीटा? यस सर ये 5। ठीक है, 5 सर। तो नीचे और ऊपर दोनों चेंज इन फाई हो गया, और जो ये वाला चेंज है थीटा इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है ना, ये चेंज क्या हुआ, डी थीटा। ठीक है, तो एक पैच के लिए मेरे पास एक सॉलिड एंगल आ गया, सॉलिड एंगल को मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। फिर मैंने इसके ऊपर एक और पीस डिफाइन किया, उसके लिए मेरे पास एक और सॉलिड एंगल आया। फिर मैंने एक और पीस डिफाइन किया, एक और सॉलिड एंगल आया। एक और पीस डिफाइन किया, एक और सॉलिड एंगल आया। अगर मैं इन सारे सॉलिड एंगल्स को आपस में सम कर दूं तो क्या मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। ठीक है ना। तो टोटल एरिया डिटरमिन करने के लिए मैं इन सॉलिड एंगल्स को सम कर दूंगा, ठीक है। तो किसी सॉलिड एंगल को डिफाइन करने का हमें ये फायदा है कि वो हमें 3 डायमेंशनल जो बॉडी है या 3 डायमेंशनल जो हमारा पैटर्न है, ठीक है, उसका एरिया डिटरमिन करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। सॉलिड एंगल से हम ये काम करते हैं। अब हम उसको पढ़ते हैं कि सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि इफ वी नो बीम सॉलिड एंगल वी कैन डिटरमिन दी बीम एरिया, ठीक है। नाउ ये एक स्फेरिकल स्फीयर का उन्होंने चंक लिया हुआ है, उस चंक का सरफेस एरिया ये है, और अगर आप उस चंक को सेंटर से मिलाएं, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर से मिलाएं तो यू गेट 2 एंगल्स, वन इज दिस वन, ठीक है, वन इज दिस वन and the other one is this one, ठीक है। तो we say कि solid angle is an angle which is subtended at the center by this particular area। जिस तरह से एक सिंपल एंगल जो है वो सबटेंडेड बाय एन आर्क होता है, तो सॉलिड एंगल इज एन एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एन एरिया, ठीक है। तो अगर हम इस आर्क की लेंथ डिटरमिन करना चाहें तो वी डू एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो इसी तरह इफ वी वुड वांट टू डिटरमिन कि इस पर्टिकुलर एरिया का जो है वो सॉलिड एंगल का एरिया क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एंगल को आर से मल्टीप्लाई किया है, सॉलिड एंगल को हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक इस तरफ का आर और एक इस तरफ का आर, ठीक है। तो आर थीटा ऑफ वन साइड एंड आर फाई ऑफ द अदर साइड, वी विल हैव आर स्क्वायर एंड देन वी विल हैव सॉलिड एंगल, ठीक है। Does it make sense or not? यस सर। ठीक है, ओके। तो अब आप ये देखिए कि व्हाट इज सेइंग, अब ये सारी अंग्रेजी आप बेशक पढ़ लीजिएगा, वो आपको यही बात बता रहा है कि जी एक एरिया है, वो एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर, वो एंगल जो है वो सॉलिड एंगल कहलाता है, वो 2 डायमेंशनल एंगल है। अब वो आपको ये कह रहा है कि टोटल एक स्फीयर का जो सॉलिड एंगल है वो 4 पाई है, ठीक है। तो फिर स्फीयर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, क्या मैंने आपको बताया, सॉलिड एंगल मल्टीप्लाई बाय एरिया इज व्हाट, सॉलिड एंगल मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, ऐसे ही है ना। तो अगर स्फीयर का सॉलिड एंगल है 4 पाई, तो उसका जो एरिया हुआ वो हुआ आर स्क्वायर। और ये हमारे पास कैसे आया, ये हमारे पास ऐसे आया, साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जी सर। ठीक है, तो दिस इज 0 से पाई एंड 0 से 2 पाई, ये फाई के लिए और ये थीटा के लिए।
तो ये सारी कहानी जो मैंने पहले आपके लिए ड्रॉ की थी, तो उसी तरह से बात मेंशन की हुई है. दिस पार्ट इज r sin theta d phi and this one is r d theta. ठीक है, तो इस तरह से हम छोटे छोटे ये जैसे ये चंक डिफाइन किया हुआ है, तो पूरे स्फीयर पे ये छोटे छोटे चंक्स हम डिफाइन कर देते हैं. तो जो हमारे पास सॉलिड एंगल निकलता है दिस इज दिस, जब हम उसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बीम एरिया डिटरमिन हो जाता है. ठीक है, ये सारी चीज अभी जो आपके सामने है ये मैंने आपको करके बता दी है. एक सिर्फ जो यहाँ पे बात है वो ये है कि से फॉर एग्जांपल you do not have a mathematical function for a particular beam and you are just interested to know कि किसी भी बीम का approximate beam area क्या है. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या तरीकाकार कर सकते हैं कि आप सिंपल जो 3 dB बीम विड्थ है या हाफ पावर इन थीटा एंड हाफ पावर इन फाई, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो उससे भी आपके पास अप्रोक्सीमेट बीम एरिया निकल आता है. ठीक है, अगेन जो पीछे वाली एग्जांपल है इसमें से फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि इस डायमेंशन में इसकी 3 dB बीम विड्थ कितनी है और जो दूसरी डायमेंशन होगी उसमें इसकी 3 dB बीम विड्थ कितनी है. ठीक है, तो थीटा प्लेन में और फाई प्लेन में आप 3 dB बीम विड्थ को मल्टीप्लाई करें, ई प्लेन में और एच प्लेन में सॉरी, या थीटा और फाई कुछ भी ले लें, तो दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बीम एरिया निकल आएगा. ये काम हम कर चुके हैं. ठीक है, तो वी नॉट गोइंग टू डू दैट. आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं. अच्छा जी, अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द पॉइंटिंग वेक्टर. ठीक है, एंड जो पॉइंटिंग वेक्टर है इट इज एक्चुअली something which is called power density. ठीक है, and power density would mean power per unit area. ठीक है, why we are interested to determine, ये कोई साहब थे जिनका सरनेम पॉइंटिंग था, उन्होंने ये वेक्टर डिस्क्राइब किया था. तो एक्चुअली इट इज a vector because it is a vector product of two vectors. ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट लें तो इट वुड आल्सो बी बिकम एज अ वेक्टर. इट इज नॉट पॉइंटिंग इन सम डायरेक्शन, लेकिन ये जो पॉइंटिंग है ये इन साहब का नाम था जिन्होंने ये वेक्टर डिफाइन किया था. ठीक है, इस पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब है पावर डेंसिटी या पावर पर यूनिट एरिया, और ये हम इस वजह से इसको डिटरमिन करने में इंटरेस्टेड हैं कि से फॉर एग्जांपल इफ वी आर एबल टू डिटरमिन, जिस तरह अभी हमने पीछे देखा जी कि हमारे पास बीम एरिया है, कुछ हमें उसके डिटरमिन करने का तरीका आ गया है. तो से फॉर एग्जांपल इफ वी नो टोटल पावर एंड वी नो द पॉइंटिंग वेक्टर, तो वी वुड बी एबल टू डिटरमिन द एरिया. इफ वी हैव पॉइंटिंग वेक्टर एंड इफ वी आल्सो हैव अ बीम एरिया, तो वी वुड बी एबल टू डिटरमिन दी टोटल पावर. ठीक है, तो इस तरह से हम इनको मैनिपुलेट कर लेंगे. ठीक है, electromagnetic waves are used to transport information through a wireless medium. ठीक है, or a guiding structure from one point to another. The quantity which is used to describe the power associated with an electromagnetic wave is called the instantaneous pointing vector. ठीक है, and it is defined as E cross H. ठीक है, so it is actually telling us that if you have an electromagnetic wave which is being generated by an antenna, how much power it would contain into itself. ठीक है, और जो electromagnetic wave है उसके सिर्फ दो constituents होते हैं, one is E, the other one is H. तो इन दोनों का multiplication would give you how much power is coming out of the antenna. And if you remember, I told you कि in electronics we have, अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर डिटरमिन करना चाहते हैं तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, बिकॉज V इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ E एंड I इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ H. तो वी हैव
if we do E cross H, अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें तो we would get something similar to this power. ठीक है, तो इस केस में we get power per unit area या pointing vector. तो हम क्योंकि टाइम वेरिंग फील्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि साइनोसाइडल हैं, जिनमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, तो जो एवरेज वैल्यू है पॉइंटिंग वेक्टर की, दिस इज इक्वल टू हाफ ई क्रॉस एच का कॉन्जुगेट, और उसका जो रियल पार्ट है वो खाली हम लेते हैं. ठीक है, दिस हाफ comes out because of it is a sinusoidal and conjugate is because it is a complex quantity. तो हम उसमें रिएक्टिव पार्ट को कैंसिल करना चाहते हैं और खाली फिर भी हम उसके रियल पार्ट को ले लेंगे. तो एज आई टोल्ड यू कि बिकॉज पॉइंटिंग वेक्टर इज पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, दिस वन इज power per unit area. If we want to determine power, so what we do pointing vector multiply by area. ठीक है, और अगर एक एंटेना की कितनी पावर है रेडिएट कर रहा, तो एंटेना हमेशा अपने रेडिएशन पैटर्न के थ्रू पावर आउटपुट करता है. तो ओवर हियर द एरिया वुड बी एक्चुअली बीम एरिया ऑफ द एंटेना, ds would be the antenna beam area. तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसी भी एंटेना ने एक्चुअली कितनी पावर रेडिएट की है. चलें इसको हम ख़त्म करते हैं. द नेक्स्ट थिंग वुड बी रेडिएशन इंटेंसिटी. ठीक है, चलें, जस्ट आई थिंक दिस इज रेडिएशन इंटेंसिटी, दिस इज द ओनली डेफिनेशन. जिस तरह से जो पावर पॉइंटिंग वेक्टर है W, दैट इज पावर डेंसिटी या पावर पर यूनिट एरिया. जो रेडिएशन इंटेंसिटी है, दिस इज पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल. ठीक है, सिर्फ दोनों में इतना फर्क है. जो रेडिएशन इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल. हमें पता है कि जो एरिया है, this is equal to solid angle multiply by r square. ठीक है, तो okay, W is equal to power over d phi into r square. और अगर हम r square को इधर ले जाएं तो it would be, तो this would be radiation intensity. तो आपके पास रेडिएशन इंटेंसिटी, जिसको हम U बोलते हैं, you have two ways to determine it. One is के it is equal to, अगर आपके पास सॉलिड एंगल है तो आप उसको, सॉरी, अगर आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर है तो आप उसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपको रेडिएशन इंटेंसिटी मिल जाएगी. अगर आपके पास पावर है, आप उसको सॉलिड एंगल से डिवाइड कर दें तो भी आपको रेडिएशन इंटेंसिटी मिल जाएगी. ठीक है, आगे जाके इन चीज़ों को हम मैनिपुलेट करेंगे टू फाइंड आउट डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द एंटेना. तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी है कि मैथमेटिकली ये इस तरह से आपस में रिलेट करते हैं. बीम विड्थ को हम देख चुके हुए हैं. देयर आर टू वेज टू डिफाइन इट, 3D बीम विड्थ एंड फर्स्ट नल बीम विड्थ. चलें, बस यहाँ तक. कल या नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम डायरेक्टिविटी को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज डायरेक्टिविटी ऑफ द एंटेना. अगर कोई सवाल है तो प्लीज मुझे बता दीजिए. सर पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो रेडियन में हम कैलकुलेट करते हैं या सॉलिड एंगल में करते हैं उसको? पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट किस में करते हैं सर उसमें लिखा हुआ वो W के जो सबस्क्रिप्ट में रेडियन लिखा हुआ है. W के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है? सर RAD रेडियन. It is not radian, it is radiated.
मतलब रेडिएटेड पावर, जितनी पावर रेडिएट हो रही है। आपको याद है हमने जब एंटेना का इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ किया था तो हमने कहा था कि इसमें दो तरह की रेजिस्टेंस है, वन इज लॉस रेजिस्टेंस, द अदर वन इज रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है। और हमने कहा था कि इन ऑर्डर फॉर एन एंटेना टू बिहेव एज अ गुड एंटेना, उसकी रेडिएशन रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए और उसकी लॉस रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो RAD लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली रेडिएटेड पॉइंटिंग वेक्टर, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड करंट और वोल्टेज एंटेना के अंदर जब गए हैं तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, उसमें से कुछ करंट जो है वो एंटेना के अंदर भी लॉस होगा ओहमिक लॉसेस की वजह से, ठीक है। तो दैट्स वाई उसको स्पेसिफाई किया हुआ है एज द रेडिएटेड पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। ओके चलो ओके, ठीक है बेटा, अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं और 11:25 हुए हैं, तो 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम अपनी लैब शुरू करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके चलो। ठीक है बेटा, उसके लिए मैं दोबारा से अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, तो उसके लिए मैं फिर दोबारा से मीटिंग जो है वो लैब के लेक्चर में या लैब के चैनल में शुरू कर लूँगा, ठीक है।